Good morning, students. We'll continue with the last session of September 25 RTP. आज का सेशन मोस्टली लास्ट सेशन होगा. नाउ पार्टनरशिप के दो क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग है. टू प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टनरशिप एंड द थियरी क्वेश्चंस. सो पहले मैं थियरी क्वेश्चंस पे जाता हूँ. 20 मार्क्स थियरी क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मैं डे 1 से फर्स्ट लेक्चर से तुमको बोलते आ रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव्स है ट्रू और फॉल्स ये सब अच्छे से प्रिपेयर करो. ये 20 मार्क्स क्रूशियल है. So you can see here question number 1. We'll start with question number 1. Question number 1. Question number 1 is related to true or false. सब लोग देखो सिंपल ट्रू और फॉल्स आते हैं. अगर मैंने तुमको ऑब्जेक्टिव्स का दो पेपर बना के दिया था 100 मार्क्स का, अगर वो अच्छे से कर लिया तो ये ट्रू और फॉल्स में किसी को भी दिक्कत आने वाली नहीं है. इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू. दिस ट्रू और फॉल्स एज वेल एज थियरी क्वेश्चंस. दीज आर रिपीटेड क्वेश्चंस. ट्रू और फॉल्स तो तुम लोग वैसे भी मैनेज कर लेते हो. अगर रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है तो भी तुम लोग मैनेज कर लेते हो ट्रू और फॉल्स. लेकिन ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं, थियरी क्वेश्चंस, वो रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं. दे ऑलवेज गिव अस रिपीटेड क्वेश्चंस. दे नेवर गिव एनी न्यू क्वेश्चंस. सो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू और फॉल्स है. स्टेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. दो मार्क का क्वेश्चन होता है ये. At the end of accounting year, all nominal accounts of the ledger books are balanced. Remember, जो क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस होता है वो पर्सनल और रियल अकाउंट्स का होता है. नॉमिनल अकाउंट्स एंड ऑफ द ईयर में ट्रेडिंग और पीएनएल में ट्रांसफर हो जाते हैं. सैलरी, ये जो भी इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट है ना, रेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सारे के सारे के जितने भी नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स है, परचेजेस है, ये सारे नॉमिनल अकाउंट्स एंड ऑफ द ईयर में ट्रेडिंग और पीएनएल में ट्रांसफर हो जाते हैं. इन शॉर्ट भी कॉल इट एज पीएनएल ओनली. जब फाइनल अकाउंट्स बनता है कंपनी का तो उसमें पीएनएल ही बोला जाता है. सो एट द एंड ऑफ द ईयर उन्होंने बोला नॉमिनल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड. सो नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट बैलेंस्ड. नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू पीएनएल. सो पहला क्वेश्चन नंबर 1 का ए. क्वेश्चन नंबर 1 का है आंसर इज फॉल्स. आंसर इज फॉल्स और रीजन देना पड़ेगा. एंड ऑफ द ईयर में नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू पीएनएल, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट. एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या फाइनेंशियल ईयर नहीं लिख के अकाउंटिंग ईयर लिख दो. एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, personal and real accounts, personal and real accounts are balanced. Personal and real accounts are balanced, whereas nominal accounts are transferred to nominal accounts are
are transferred to trading and P&L account. Trading and profit and loss account. Nominal accounts are transferred to trading and profit and loss account. So nominal accounts are transferred to trading and profit and loss account. चलो पहला क्वेश्चन हो गया अपना. This is our first question. Look at the second question. Outstanding expenditure is a nominal account. अरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में हम लोग लिखते हैं. सो इट इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट. इनफैक्ट इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. Debtors, creditors, bills receivable, bills payable, outstanding, all receivables, all payables. These are representative personal accounts because they represent liability towards a person. So it's not a nominal account. Again, the answer is false. Number B. Number B. Answer is false. Answer is false. Outstanding expenditure is a liability towards it's a liability towards a person. So it is a representative personal account. So it is a representative personal account and not nominal account. So ये representative personal account है, कोई nominal account नहीं है. This is my second answer. Representative personal account. Bank reconciliation statement is prepared to arrive at the bank balance. नहीं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बैंक बैलेंस अराइव करने के लिए नहीं. बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं टू फाइंड द रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. सो अगेन दिस इज फॉल्स. तीन आंसर, तीनों के तीनों फॉल्स. हाँ, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट bank reconciliation statement is prepared bank reconciliation statement is prepared to reconcile the difference, to reconcile the reasons of difference between
bank balance, difference between bank balance as per cash book and bank statement. Bank statement means passbook. सो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एंड आई वुड सजेस्ट यू, जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे ही तुमको भी, मैंने तुमको 2 पेपर विद सॉल्यूशंस दिए, पहले उनके सारे ट्रू और फॉल्स लिख लो। हर पेपर में तुम लोगों को 6 ट्रू और फॉल्स, हर पेपर में 6 into 5 30 ट्रू और फॉल्स मिलेंगे। 30 आई थिंक यू हैव गॉट 60 ट्रू और फॉल्स। वो कंप्लीट होने के बाद मॉड्यूल में चैप्टर वाइज करना, और बेटर है रीड करने से अच्छा देख के लिख लेने का। देख के लिख लोगे ना तो याद ज्यादा रह जाएगा, और एग्जाम के लिए ना तुम्हारे फर्स्ट 20 मार्क्स श्योर हो जाते हैं। नंबर डी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज कैलकुलेटेड बिफोर डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नो ना, ये तो सबको मालूम है कि बैलेंस शीट में डेटर्स में से पहले फर्दर बैड डेट्स होता है, वो माइनस होता है, फिर जो बैलेंस आता है उस पर आरडीडी कैलकुलेट होता है, और आरडीडी कैलकुलेट होने के बाद जो बैलेंस आता है उस पर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैलकुलेट होता है। सो इट इज रॉन्ग, अगेन फॉल्स। देख लो अपना फोर्थ आंसर भी फॉल्स है, लाइन से 4 फॉल्स आ गए। सिंपल है, यही लिख देंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। उन्होंने बोला है बिफोर, हम बोलेंगे बिफोर नहीं आफ्टर। यही स्टेटमेंट कॉपी कर लेंगे एज इट इज। एज इट इज वी विल कॉपी द सेम स्टेटमेंट, खाली बिफोर के जगह पे लिख देंगे आफ्टर। सो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, provision for discount on debtors is calculated after deducting provision for doubtful debts. After deducting provision for doubtful debts on debtors. Provision for doubtful debts on debtors. चार क्वेश्चन अभी तक लाइन से किए, चारों के चारों फॉल्स। लैंड इज ऑल्सो ए डेप्रिशिएबल एसेट, ये तो मैंने क्लास में कितने बार बताया है। लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट बिकॉज इट हैज अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ। तो ये भी फॉल्स, ये भी बोलते हैं ये डेप्रिशिएबल एसेट होता है। फॉल्स। उन्होंने बोला लैंड इज अ डेप्रिशिएबल एसेट, हम लोग बोलेंगे लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट land is a non depreciable asset because it has unlimited
because it has unlimited useful life. It has unlimited useful life. Periodic inventory system is a method of asserting inventory by taking actual physical count. This is true. क्योंकि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में जो पर्टिकुलर पीरियड डिसाइड हुआ है ना, उस दिन स्टोर्स हाउस में गोडाउन में जाके एक्चुअली फिजिकली काउंट करते हैं. वो स्टॉक रिकंसिलेशन में मैंने बताया ना, फिजिकल स्टॉक टेकिंग जाके फिजिकली जाके स्टॉक को चेक करते हैं. सो दैट इज पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम. सो ये पहला आंसर अपने को ट्रू मिला है. एक परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम होता है जिसमें वो फीफो लीफो का अकाउंट बनाते हैं. उसमें फिजिकली चेक नहीं करते, उसमें खाली जो भी आता है वो लिख देते हैं. वो डेली बेसिस पे होता है ना. सो जो भी स्टोर हाउस में इन्वेंट्री आती है रिसिट्स में लिखते हैं, निकलती है वो हम लोग इश्यूज में लिखते हैं और बैलेंस दिखाते हैं. तो उसमें फिजिकल काउंट नहीं होता है. देयर वी डोंट काउंट फिजिकली. चलो लिखो नंबर एफ. सो अपने को पहला आंसर ट्रू मिला है. फर्स्ट आंसर इज ट्रू. क्या लिखने का? पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम इज अ मेथड ऑफ ascertaining इन्वेंटरी बाय फिजिकल एंड एक्चुअल काउंट. बराबर है, यही लिख देंगे. अंडर पीरियोडिक, अंडर दिस सिस्टम, बराबर है. एज इट इज आई कैन कॉपी. पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम अंडर periodic inventory system under periodic inventory system inventory taking is done by counting stock items physically as on a particular date. सो डेट डिसाइड होती है और वो डेट को जाके फिजिकली गोडाउन में कितना स्टॉक है वो कैलकुलेट किया जाता है. बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. बराबर है. आज अगर एक कैश बुक है तो कैश बुक में रेंट रिसीव्ड भी आएगा और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी आएगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस भी आएगा. सो कैपिटल और रेवेन्यू दोनों नेचर के ट्रांजैक्शन आते हैं कैश बुक में. आंसर इज ट्रू. कैश बुक की बात कर रहे, कोई पीएनएल स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहे. सो लिखो ट्रू. इन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट in receipts and payments account in receipts and payments account both revenue and capital nature transactions are recorded. Both revenue and capital nature ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड. मैं तो बोलता हूं जहां पे ट्रू बोलते हैं ना वहां पे तो वो क्वेश्चन ही कॉपी करके आ जाने का.
बिकॉज स्टेटमेंट ट्रू है तो मैं क्या चेंज करूं उसके अंदर, जो बोला वो राइट है आपने, तो ट्रू लिख के वो स्टेटमेंट ही कॉपी कर देना चाहिए, अपना आंसर नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। अगर फॉल्स होता है तो हमको रीजन देने पड़ते हैं क्यों फॉल्स है। लास्ट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट अपियर्स ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ये तो रॉन्ग ही है ना, क्योंकि जब डिबेंचर्स हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए देते हैं तो हमारी एंट्री आती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। सो डिबेंचर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाता है और सस्पेंस बैलेंस शीट के एसेट्स में शो करते हैं। सो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सो आंसर इज फॉल्स। They have said debenture suspense account appears on the asset liability side of the balance sheet. हम लोग लिख देंगे लाइबिलिटीज को चेंज करके। अरे थोड़ा सा माइनर चेंज करने का, क्या स्टेटमेंट लिखे सर, कैसा रीजन लिखे, कुछ नहीं, स्टेटमेंट में माइनर चेंज कर देने का। हमको मालूम है डिबेंचर सस्पेंस अपीयर्स ऑन लाइबिलिटी साइड लिखा है, तो हम लोग हमारे आंसर में लिख देंगे एसेट साइड, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। सो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट appears on the asset side of the balance sheet of the company as other non-current assets. As other non-current assets. चलो बच्चों, अपने पास टोटल H तक A B C D E F G H टोटल 8 थे, एग्जाम में 6 आएंगे। यहाँ पे 8 अपने पास, एग्जाम में टोटल 6 आएंगे 12 मार्क के, हर एक 2-2 मार्क का है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिया हुआ है टोटल, हर एक 2 मार्क का। एग्जाम में से 6 क्वेश्चंस आएंगे, और ये 6 क्वेश्चंस अगर तुम मॉड्यूल में चैप्टर वाइज ये ट्रू और फॉल्स पढ़ लेते हो, प्लस 2 पेपर मैंने बना के दिए अगर वो पढ़ लेते हो, मेरे साथ आरटीपीस कर लेते हो, और साथ में वो थियरीज भी जितना मैंने दे रखा है तुमको, मैंने थियरी क्वेश्चंस भी बोला हुआ है करने के लिए, और वो मेरे पेपर्स में भी है एज वेल एज मॉड्यूल में भी, हर चैप्टर में पीछे अगर वो करके जाते हो तो वो भी एक चैप्टर करने के तरह ही है। जैसे चैप्टर प्रिपेयर करते हो ना, उस तरीके से प्रिपेयर करने जैसा ही है, और मार्क्स मिल जाते हैं ना, 12 मार्क फटाफट मिल जाते हैं। और पहला 20 मार्क्स राइट होने का मतलब है उसके बाद कोई भी एक क्वेश्चन पूरा करेक्ट कर दो तो 20 + 20 40 हो जाएगा। नाउ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है ना, पहले सीखा जाता है टॉपिक्स, एक बार टॉपिक सीख गए ना फिर सीखी जाती है पेपर प्लानिंग, कि पेपर को कैसे हैंडल करना है। खाली टॉपिक सीख के पेपर प्लानिंग नहीं करोगे ना तो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। यू में बी एक्सपर्ट इन टॉपिक्स, बट वो पेपर को हैंडल करना नहीं सीखोगे तो, और कभी कभी एग्जाम में जाके आता हुआ पेपर पूरा मैस करके आ जाते हो। चलो लुक एट द नेक्स्ट वन, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये थियरी क्वेश्चन है। ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है। अरे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब है एवरी ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीज। सो एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट वही ट्रांजैक्शन हम लोग बुक्स में लिखते हैं जो हम लोग
रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, विच हैज गॉट मॉनेटरी वैल्यू। अगर मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन को बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम लोग। सो ये हम लोग ने किया हुआ है, फॉर एवरी ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इट शुड हैव अ मॉनेटरी वैल्यू। सो ये हम लोग ने किया हुआ है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। और दूसरा क्या है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। याद है, फ्री सैंपल्स रिसीव्ड वी डोंट रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज वो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ होना चाहिए। ट्रांजैक्शन तभी उसको बोला जाता है, तभी बुक्स में लिखा जाता है जब एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ होता है। फिर क्या है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। मैंने तुमको बताया था कि जो बुक्स है, अकाउंटिंग की जो लाइफ है वो तो अनलिमिटेड है, जब तक कंपनी चलेगी तब तक अकाउंटिंग होती रहेगी। लेकिन वो अकाउंटिंग लाइफ को थोड़ा सा स्पेसिफिक बनाना, थोड़ा मीनिंगफुल बनाने के लिए, बिजनेस की लाइफ तो एंडलेस है ना एज पर गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग लाइफ मतलब बिजनेस लाइफ, बिजनेस की लाइफ तो एज पर गोइंग कंसर्न एंडलेस है। लेकिन वो एंडलेस लाइफ को थोड़ा सा डेफिनेट और मीनिंगफुल बनाने के लिए वो लाइफ को हम लोग छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। एंड ईच इंटरवल इज नोन एज फाइनेंशियल ईयर। और ये 12 मंथ्स का होता है, विच स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को एंड होता है। सो दैट इज पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट सो दैट वी आर एबल टू मेजर कि ये पीरियड में हमने कैसा परफॉर्म किया। वी कैन कंपेयर अवर करंट ईयर विद द पास्ट ईयर। लास्ट ईयर हमने कैसा प्रॉफिट कमाया था, ये साल क्या प्रॉफिट कमाया। बैलेंस शीट में एसेट्स लास्ट ईयर क्या था, एसेट्स लाइबिलिटीज ये साल क्या था। सो ये कंपैरिजन इट इज सेम लाइक योर एकेडमिक ईयर। Every 12 months you have an exam and you get your report card, and that report card can be compared with the previous report card, as well as you can plan for the future कि आगे मेरे को कैसे पढ़ाई करनी है। So same way you can plan, you can see your present, and with that you can compare your past and you can plan for future. That is periodicity concept. फिर प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज, तुमको AS 29 मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 पढ़ाया हुआ। और ये क्वेश्चन मैंने जो तुमको पेपर दिया था उसके अंदर भी है। ये सब रिपीट क्वेश्चंस है, यही घूम घूम के क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एंड पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, पहले क्वेश्चन नंबर 2A एंड 2B, ऐसे दो क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2A का 1, पहला मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। एज पर मनी मेजरमेंट, as per money measurement concept, as per money measurement concept, only those transactions as per money measurement concept, only those transactions which can be measured in terms of which can be measured in terms of rupees can be recorded in books of accounts.
क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं ना, तो हमारे ट्रांजैक्शन, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे करेंसी में बनती है. तो आई विल नॉट राइट ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड. अरे इन टर्म्स ऑफ रुपीज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कोई ट्रांजैक्शन डॉलर्स में भी होगा तो उसको भी हम लोग रुपए में कन्वर्ट करेंगे. क्योंकि हमारे लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? हमारे लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज रुपीज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज रुपीज होता है. सो जो ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, जो ट्रांजैक्शंस की मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम लोग. समझा क्या नहीं? ये वाला पॉइंट हमने किया हुआ है. So as per money measurement concept, only those transactions which can be measured in terms of rupees can be recorded in books of accounts. Transactions which cannot be measured in terms of rupees तुमको बाजू में स्लैश करके मनी लिखना है तो लिख सकते हो. Transactions which cannot be measured in terms of rupees cannot be recorded in books of accounts. मैंने कितने सिंपल वर्ड्स में लिखा है. आंसर भी हो गया, मार्क्स भी मिल जाएगा. As per money measurement concept, only those transactions which can be measured in terms of rupees can be recorded in books of accounts. Transactions which cannot be measured in terms of rupees cannot be recorded in books of accounts. Simple. उसके बाद में नेक्स्ट नंबर 2, सेकेंड उन्होंने दिया हुआ है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट. तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में हम लोग बिजनेस की जो एज पर गोइंग कंसर्न एंडलेस लाइफ है, उसको हम लोग छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं. लिखो एज पर गोइंग कंसर्न as per going concern, life of business as per going concern, life of business. See, going concern के हिसाब से है ना, life of business is very long, but to make it meaningful, this life is, हाँ एज पर क्या बोला है, गोइंग कंसर्न. लाइफ ऑफ बिजनेस तो इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट है. वेरी लॉन्ग का मतलब हो गया इनडेफिनेट. बट टू मेक इट मीनिंगफुल, इट इज divided into small intervals of 12 months as per periodicity concept. As per going concern, life of business is very long, very long, very long. लिखने से अच्छा है इनडेफिनेट भी लिख सकते हो.
But to make it meaningful, this life is divided into small intervals of 12 months as per periodicity concept. As per periodicity concept, this period of 12 months starts on 1st April and ends on 31st March. Every year, known as financial year. Known as financial year. Are known as financial year. So, as per going concern, life of business is indefinite, but to make it meaningful, this life is divided into small intervals of 12 months as per periodicity concept. This period of 12 months, this period of 12 months starts on 1st April and ends on 31st March, known as financial year. Known as financial year, during which, known as financial year, full stop. During this performance of during this period लिखना during this period performance of company can be assessed can be assessed can be compared can be compared with previous financial year can be compared with previous financial year and planning can be made for future. ये लो एक अच्छा आंसर हमने लिख दिया. ये हो गया पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट. चलो ये भी कंप्लीट हो गया. Now differentiate between provisions and contingent liability. Regular question है ये. Differentiate या distinction between. Just give the heading provisions and contingent liabilities. You will get this question for 4 marks. 4 मार्क का क्वेश्चन है. 4 मार्क के क्वेश्चन में सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे. तुम याद कर लेना ये सब जो तुमको मैंने
पेपर्स बना के दिए ना ऑब्जेक्टिव्स के, उसमें ये सब कुछ है, तुम याद कर लो। अगर तुम ये सब याद कर लोगे ना तो एग्जाम में स्पेसिफिकली लिख पाओगे, स्पेसिफिकली लिख पाओगे। नहीं तो क्या है ना, एग्जाम में तुम बराबर से लिख नहीं पाओगे। सबसे पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन डेफिनेशन ऐसा है, प्रोविजन एक लाइबिलिटी होती है। मैंने ये टॉपिक कराया हुआ है क्लास में। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी बेस्ड ऑन substantial degree of estimation. प्रोविजन एक श्योर लाइबिलिटी है बट एस्टिमेटेड लाइबिलिटी based on substantial degree of estimation with uncertain time and amount. एस्टिमेटेड है तो अमाउंट जो हम एस्टिमेट करते हैं वो एक्चुअल जब लाइबिलिटी आएगी तो कम ज्यादा हो सकता है, और जो हम लोग ने टाइम पीरियड सोचा था वो टाइम पीरियड के आगे पीछे भी हो सकता है। सो ये हो गया डेफिनेशन, और यहां पे जाएंगे डेफिनेशन के लिए। सो याद रखना, कंटीजेंट लाइबिलिटी, कंटीजेंट लाइबिलिटी कंटीजेंट लाइबिलिटी एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। प्रोविजन 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 एक एस्टिमेटेड लाइबिलिटी है बट कंटीजेंट लाइबिलिटी कंटीजेंट लाइबिलिटी इज अ पॉसिबल का मतलब है श्योर नहीं है। ये ऑब्लिगेशन, ये लाइबिलिटी अराइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन इट्स अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन the occurrence of which the occurrence of which depends on uncertain future events uncertain future events uncertain future events which are not in control of entity. कंटीजेंट लाइबिलिटी का मतलब है वो लाइबिलिटी जो अराइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, होगी या नहीं होगी, वो कुछ फ्यूचर इवेंट्स के अकरेंस पे डिपेंडेंट है और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हमारे पे किसी ने कोर्ट केस कर रखा है, अगर हार गए तो पैसा देना पड़ेगा। अब देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, ये लाइबिलिटी अराइज होगी या नहीं होगी। जीत गए तो नहीं देना पड़ेगा, बट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा ये फ्यूचर फ्यूचर में जब कोर्ट डिसीजन देगा और वो डिसीजन मेरे फेवर में नहीं आएगा तब देना पड़ेगा, तब लाइबिलिटी अराइज होगी। लेकिन कोर्ट का डिसीजन मेरे कंट्रोल में नहीं है। अकरेंस विच डिपेंड्स ऑन सर्टन फ्यूचर इवेंट्स, द अकरेंस ऑफ विच, अकरेंस और नॉन अकरेंस लिखा जाता है, खाली अकरेंस नहीं लिखा जाता है, अकरेंस और नॉन अकरेंस। So contingent liability is a possible obligation. The occurrence or non-occurrence depends on occurrence or non-occurrence of which depends on uncertain future events not in control of entity.
दूसरा पॉइंट, पहला तो डेफिनेशन लिख देना चाहिए। दूसरा पॉइंट, प्रोविजन के लिए हम लोग एंट्री पास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर। और कंटिंजेंट लाइबिलिटी को हम लोग बैलेंस शीट के नीचे नोट में डिस्क्लोज करते हैं। सो प्रोविजन meets the recognition criteria। recognition क्राइटेरिया का मतलब है जो लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज हो जाती है ना, उसकी एंट्री पास होती है। और जो लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं होती, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं होता ना, उसको डिस्क्लोज करते हैं, उसका डिस्क्लोजर देते हैं। सो कंटिंजेंट लाइबिलिटी fails to meet recognition criteria। तीसरा पॉइंट, प्रोविजन जो होता है ना, प्रोविजन को हम लोग एंट्री पास करके बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। प्रोविजन एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है जो कि प्रोबेबल होता है, और उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, whereas contingent liability is disclosed in notes to accounts। So right, provision is a present obligation as per past obligating event। तुम देखना जाके, मैंने ये सब नोट्स में लिखा है। Provision is a present obligation as per past obligating event। Provision is a present obligation as per past obligating event। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब है बैलेंस शीट में जो अगर क्रेडिटर्स है तो वो क्रेडिटर्स 31 मार्च को बैलेंस शीट में अगर दिख रहा है तो वो पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट से आया होगा। क्या ऑब्लिगेटिंग इवेंट? उधार में गुड्स खरीदा है। अगर गुड्स कैश में खरीदा होता तो ये ऑब्लिगेटिंग इवेंट आता ही नहीं। बैलेंस शीट में अगर लोन पड़ा है, वो पेएबल है, वो एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट है। क्यों? पास्ट में हमने पैसा लिया हुआ किसी से। बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वो मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। क्यों? पास्ट में किसी से सर्विस ले ली, पेमेंट नहीं किया। सो ये सब मेरे पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट से। प्रोविजन इज अ present obligation as per past obligating event arising from past obligating event। और जब उसको सेटलमेंट करेंगे ना, सेटलमेंट ऑफ विच involves outflow of resources। जब क्रेडिटर्स को सेटल करेंगे तो क्रेडिटर्स टू कैश, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू कैश, जब उसको हम लोग सेटल करेंगे तो रिसोर्सेस जाएगा। सो ये एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो ऑफ विच रिजल्ट इनटू settlement of which involves outflow of resources embodying economic benefits। embodying इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब हो गया अटैच विथ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। वो जो कैश मैं क्रेडिटर्स को दे रहा हूं, अगर मेरे पास पड़ा रहता सेटलमेंट के लिए, जो मैंने पेमेंट किया, अगर मेरे पास पड़ा रहता तो वो कैश का बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मेरे को होता। वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी गया।
So provision is a present obligation as per past obligating event, settlement of which involves outflow of resources, embedding economic benefits. एंड लास्ट में इसको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज अनअवॉइडेबल है ना, प्रोबेबल है. Outflow of resources is unavoidable, that is probable. Probable. It is recognized in balance sheet as a liability. It is recognized in balance sheet as a liability. और कंटिंजेंट लाइबिलिटी के लिए प्रोविजन इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. यहां पे बोलेंगे कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन. Is a possible obligation. A contingent liability is a possible obligation which is not probable. Which is not probable. Not probable का मतलब है श्योर नहीं है. प्रोबेबल का मतलब होता है श्योर. यहाँ पे कोई श्योर नहीं है. विच इज नॉट प्रोबेबल. सो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज अगर श्योर नहीं है ना, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट प्रोबेबल. वहां पे लिखा था अनअवॉइडेबल, बट यहाँ पे अवॉइडेबल है, बच भी सकता है. टेक्निकल टर्म है नॉट प्रोबेबल. आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट प्रोबेबल, that is avoidable. इट इज यहां पे लिखा था रिकॉग्नाइज. रिकॉग्नाइज का मतलब है बुक्स में रिकॉर्ड करना. अभी लिखूंगा इट इज डिस्क्लोज्ड. रिकॉग्नाइज नहीं, इट इज डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स बिलो बैलेंस शीट. इन नोट्स टू अकाउंट्स बिलो बैलेंस शीट. याद कर लेना ये आंसर. ये मेरा आंसर. एक तो बुक का आंसर होता है, बुक का भी आंसर याद करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एज इट इज. लेकिन मैं बोलता हूं बाय हार्ट कर लो. ये एग्जाम के लिए श्योर क्वेश्चन है. प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटी या कंटीजेंट लाइबिलिटी कंटीजेंट एसेट, ये श्योर क्वेश्चन है. चलो मेरे क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया. अब जो रिमेनिंग है बस वही करे. क्वेश्चन नंबर 3 एक जर्नल एंट्री का प्रॉब्लम है. यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज. एक जर्नल का फॉर्मेट बना लो. प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ जर्नल. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3A. 3B में कैपिटल और रेवेन्यू पूछा हुआ है.
जर्नल ऑफ मेसर्स, एक बार बैलेंस पेज बना लो, फिर उसके बाद एज पर रिक्वायरमेंट कर देंगे। एक 10-12 लाइन का बना के रखो। जर्नल ऑफ मेसर्स, एम्प्लॉयज हैड टेकन स्टॉक ऑफ 50,000 जिसका कॉस्ट है 45,000 ऑन द eve of new year, and the same was deducted from the salaries in the subsequent month. स्टॉक की सेलिंग प्राइस है 50,000 लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना है 45,000। ये गुड सोल्ड थोड़ी है, अरे गुड सोल्ड नहीं है। जब गुड सोल्ड होता है ना, जब गुड सोल्ड होता है ना, तब प्रॉफिट लॉस देखा जाता है। ये तो एम्प्लॉयज ने स्टॉक लिया है, और ये कहां पे एडजस्ट हो गया, डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरीज। इन शॉर्ट, उन लोगों को सैलरीज कैश में नहीं देके सैलरीज गुड्स के फॉर्म में दे दिया, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट। गुड्स चला गया तो हमारे पास तो गुड्स के नाम पे परचेजर्स अकाउंट था। परचेजर्स, ये गुड्स गॉन आउट बट नॉट सोल्ड ट्रांजैक्शन है। अरे गुड्स गॉन आउट बट नॉट सोल्ड ट्रांजैक्शन में क्या क्या आता है, वो गुड्स जो हमारे यहां से तो बाहर चला गया लेकिन बिका नहीं, हम घर पे लेके चले गए तो बोलते हैं ड्रॉइंग्स। अगर मैंने डोनेट कर दिया तो बोलते हैं डोनेशन। फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बोलते हैं फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड। एम्प्लॉइज को दे दिया, इन द एम्प्लॉइज को दे दिया, so in the form of salaries, then we call it as salaries. Or whatever the reason may be, goods gone out but not sold is always recorded by passing entry reason account debit to purchasers. अगर डोनेट किया तो बोलते हैं डोनेशन टू परचेजर्स, फ्री सैंपल्स दिया तो बोलते हैं एडवर्टीजमेंट टू परचेजर्स, प्रोप्राइटर घर पे लेके चला गया तो बोलते हैं ड्रॉइंग्स टू परचेजर्स, एम्प्लॉइज को दे दिया तो बोलेंगे सैलरी टू परचेजर्स, डैमेज हो गया तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर टू परचेजर्स, लॉस बाय फायर टू परचेजर्स, लेकिन एट कॉस्ट प्राइस। Goods gone out but not sold transactions are always recorded with the entry reason account debit to purchasers at cost price, and the cost price is 45,000. Reason account debit to purchasers, reason account debit to purchasers 45,000। हम लोग नरेशन लिखेंगे, being stock taken over by employees adjusted against salaries। Adjusted against salaries। Number 2, wages paid for erection of machinery। अरे वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी, मशीनरी में ऐड हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये मशीनरी के इरेक्शन के लिए, तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। सो वी पास द एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस, सॉरी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस नहीं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। वेजेस टू बैंक के जगह पे लिखेंगे मशीनरी टू बैंक, बिकॉज मशीनरी के इरेक्शन के लिए पे किया तो वेजेस अकाउंट को डेबिट नहीं करना है। Being wages paid for erection of machinery, being wages paid for being wages paid for erection of machinery। Next transaction,
विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स, सेल्स प्राइस 8,000, कॉस्ट 6,000 और साथ में कैश भी दिया है। तो पहली बात तो सेल प्राइस नहीं लेने का, कॉस्ट प्राइस लेने का 6,000 और ये जो कैश दिया है। सो डोंट टेक सेल प्राइस, नेवर टेक सेल प्राइस। पर्सनल यूज का मतलब है रीजन अकाउंट डेबिट टू परचेजर्स, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सो गुड्स गॉन आउट बट नॉट सोल्ड ट्रांजैक्शन है, और पर्सनल यूज गुड्स गॉन आउट बट नॉट सोल्ड ट्रांजैक्शन में एंट्री आती है रीजन अकाउंट डेबिट, रीजन अकाउंट डेबिट टू परचेजर्स, रीजन अकाउंट डेबिट टू परचेजर्स अकाउंट, और वो भी कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज, सेल प्राइस निकाल दो, 6,000 कॉस्ट प्राइस है गुड्स का। सो 6,000 का तो गुड्स लेके गया घर पे, और घर पे कैश भी लेके गया है, गुड्स ही नहीं, घर पे 1,000 रुपए का कैश भी लेके गया है प्रोपराइटर। सो टोटल 7,000 रुपीज का ड्रॉइंग्स हो गया। बीइंग गुड्स एंड कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बीइंग गुड्स एंड कैश being goods and cash withdrawn, being goods and cash withdrawn for personal use, being goods and cash withdrawn for personal use, एक बुक तो आरटीपी की बना लो जिसमें मैं आरटीपीस कराऊंगा, और एक बुक बना लो पेपर्स, कंप्लीट पेपर्स की एक बुक बना लो। एंड आई वुड सजेस्ट यू, सिंस यू ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग आरटीपीस विथ मी, अपने लाइब्रेरी सेक्शन में कुछ पेपर्स अपलोडेड है वो भी चालू कर दो, एक अलग बुक बना लो, और अपने आप से डेली का है ना, उसमें से लेक्चर्स देखना चालू कर दो। मैंने पेपर्स अपलोड कर रखे, ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, बस फॉलो कर लेने का। मैं इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, वो फॉलो कर लिया करो। अगर वो फॉलो कर ले तो तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होने लग जाता है। व्हेन यू गो टू लाइब्रेरी सेक्शन तुम्हारे टाइम टेबल पेज पे भी लाइब्रेरी की लिंक है, देखो ये तुम्हारा टाइम टेबल का पेज है, इसमें एकदम बिगिनिंग में लाइब्रेरी है। द मोमेंट यू क्लिक दिस, यू विल लैंड टू लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना, तो 3 विंडो है, सीएफसी, सीए फाइनल एंड सी एंटर। You all are in CFC, click CFC and you will go to CFC library. अब ये CFC लाइब्रेरी में इन दिस, ये जो तुम्हारे सितंबर का आरटीपी हो रहा है उसके लेक्चर्स अपलोड होते जा रहे हैं। पिछले क्लास तक 4 लेक्चर्स वेर डन, 4 पार्ट ये अपलोड हो चुका है। फिर उसके बाद में देख सकते हो, देखो ना, ये सब लाइब्रेरी में तुम्हारे सितंबर के जो अभी चल रहे वो। फिर उसके बाद में यहाँ पे पुराने आरटीपी है, लेकिन पहले जैन आरटीपी मत करना, जैन आरटीपी में कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग रह गए थे, तभी हो नहीं पाए थे। तो ये भले 6 लेक्चर्स है पर ये कंप्लीट नहीं हो पाया, तो एक बार ये जैन आरटीपी मत पिकअप करना। तुम शुरू करोगे जून 24 की आरटीपी, जून 24 की आरटीपी कर लो, जून 24 की आरटीपी कर लो। ये जून 24 की जो आरटीपी है ना, ये सेम बुक में, आरटीपी सेम बुक में रखना। यू लीव सम पेजेस, आज मैं बता दूंगा कितने पेजेस रखने, 8-10 पेज रख देने का, 10 पेज हमेशा बेटर। 10 साइड्स ब्लैंक खाली पड़ा रहेगा वो चलेगा। और उसके बाद में जून 24 की आरटीपी है, 7 लेक्चर्स है, 7 लेक्चर्स है, और कोई बहुत बड़े ड्यूरेशन के लेक्चर्स नहीं है ये सब, 1-1 घंटे के लेक्चर्स होंगे। सो अगर ये लेक्चर्स तुम करना चालू कर दो, 1 मिनट रुक जाओ।
वी आर चेकिंग द ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर. दिस इज 1 hour 25 minutes. ये 1 hour 25 minutes का कंप्लीट सेशन है. हाँ, 1 hour 25 minutes का सेशन है ये. सो अगर ये तुम कंप्लीट करोगे ना, ये कंप्लीट करोगे 1 hour 25 minutes, तो एक दिन के अंदर कितना कर सकते हो मैं बता देता हूँ. ये पहला है 1 hour 25 minutes का. ये सब प्लानिंग तभी पॉसिबल हो पाती है जब मैं आरटीपीएस पेपर शुरू करता हूँ, तब मैं तुम लोगों को बताते जाता हूँ. तो जो बच्चों ने डिसीजन लिया है कि वो लोग एग्जाम्स देंगे जैन में एग्जाम्स देंगे, तो उनसे बहुत सारा काम करवा के लूंगा मैं. सेकेंड लेक्चर है 1 hour 1 minute का. सो दोनों लेक्चर मिला के भी 2 hours 26 minutes ही हुआ. 2 hours 26 minutes. सो एक दिन में 3 लेक्चर्स देखे जा सकते हैं. थर्ड लेक्चर एंड लैपटॉप से ओपन होएगा. अपने वेबसाइट पे विजिट करो. वेबसाइट तो लैपटॉप से ओपन होती है. दिस थर्ड लेक्चर इज ऑफ 18 minutes ओनली. तो पहले दिन में 3 लेक्चर कर लो. इनफैक्ट आज ही कर लो. आई वुड सजेस्ट यू टुडे इटसेल्फ यू कंप्लीट दिस. सो मैं आज टुवर्ड्स द एंड में बता दूंगा. यू हैव टू लीव ओनली 4 to 5 साइड्स. मैं एक खाली डेथ का क्वेश्चन पेंडिंग रखूंगा, जिसको मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट देना है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सो उसके लिए मैं 4 to 5 साइड्स ब्लैंक रखवा दूंगा और बाकी आज सब हो जाएगा. सो आज जून 24 के 3 पेपर्स आज कर लो. 3 पेपर्स कल कर लोगे. तो आज 3 पेपर, कल 3 पेपर कर लोगे. इनफैक्ट कल 3 पेपर कर लोगे तो फिर एक बचेगा खाली. दैट यू कैन डू ऑन मंडे. सो तुम्हारा जून का भी आरटीपी हो जाता है. जितने आरटीपीस करते हो ना, जैसे जैसे आरटीपीस करते जाते हो ना. मैं जरा फोर्थ वाला भी देख लेता हूं क्या ड्यूरेशन का है फोर्थ लेक्चर. ये 3 तो पॉसिबल ही है. ये भी 38 मिनट्स का है, तो 4 कर लो ना एक दिन में. कंप्लीट 4 पेपर्स. वैसे ये फोर्थ वाला पेपर मैंने अगले दिन किया था, सेम डे पे नहीं किया. तो वो शर्ट का कलर चेंज होता है तो उससे पता चलता है. दिस वॉज नॉट डन ऑन वन सिंगल डे, बट आई एम सजेस्टिंग you can do this first 4 papers by today itself and 3 papers tomorrow. So तुम्हारी जून की आरटीपी भी हो जाएगी. अरे जून की आरटीपी है, सितंबर की आरटीपी है, रिकॉर्डेड है. जैन की आरटीपी 90% रिकॉर्डेड है, 10% बाकी हो तुम्हारे साथ रिकॉर्ड कर लूंगा. और मई की आरटीपी, अभी सितंबर की आरटीपी के बाद में मैं मई की आरटीपी रिकॉर्ड करने वाला हूँ. इमीडिएटली आफ्टर दैट आई विल रिकॉर्ड मई आरटीपी. और उसके बाद में जैन आरटीपी में फर्स्ट आई विल मेक यू सी द वीडियोस. और फिर कौन से क्वेश्चंस बाकी रह गए वो तुम लोग बता दो कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे. सो दैट वे जैन आरटीपी विल आल्सो बी कवर्ड. सो न्यू कोर्स की आरटीपी शुरू हुई थी जून से. जून, सितंबर, जैन, मई और तुम्हारी सितंबर, तुम्हारे यहां तक, तुम्हारे एग्जाम तक. फिर जब तुम जैन में एग्जाम दोगे तो एक आरटीपी और आएगी. दैट विल बी ऑफ जैन 26. तो इतनी आरटीपीज. और फिर उसके बाद में मॉक टेस्ट पेपर्स है, जो पूरे 100 मार्क के पेपर्स है, वो भी मैंने यहाँ पे कर रखे हैं. देखो मॉक टेस्ट पेपर्स भी देखोगे ना. दिस इज मॉक टेस्ट पेपर 1, MTP1. दिस इज MTP2 ऑफ सितंबर 24. तो पूरे पेपर्स है. जब मैं बोलूंगा तब करना, अपने आप से मत चालू कर देना. ये जून का MTP3 है. MTP3 जून में 3 MTP आए थे. और भी होगा अकाउंट्स का. ये देखो सितंबर का एग्जाम का पेपर पूरा सॉल्व किया हुआ है. सो मेनी थिंग्स आई हैव. मेरे पास इतना कंटेंट है, वो करते 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 एक तो रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस होने लग जाएंगे. यू विल सी रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन. ये टॉपिक वाइज रिवीजन भी है. दीज आर टॉपिक वाइज रिवीजन. बैंक रिकंसिलेशन, स्टेटमेंट, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ ओनर शेयर्स, राइट शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डेप्रिसिएशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट्स. और मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट्स में क्वेश्चन नंबर 2 में एक फर्नीचर का इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. देन सिंगल एंट्री में फिक्स्ड एसेट्स, जो एक्सप्लेन किया था, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसका.
dissolution of partnership, part 1, part 2, part 3. So many revision lectures, इतने सारे revision lectures भी accounts के. So many things. So please ये लाइब्रेरी को फॉलो करो. और अभी आज मैंने बोला हुआ है 4 लेक्चर करने के लिए. 4 lectures I have told you to do. I will create one assignment of June 24 RTP, lecture 1, lecture 2, lecture 3, lecture 4. And you have to upload the assignment. वो तुम्हारे वो बैच में आएगा, जून वाले बैच में, तुम्हारे VC 4 and 5 में आएगा. क्योंकि बेसिकली VC 4 and 5 के स्टूडेंट्स को मैंने बोला हुआ है, जो बच्चे अभी एग्जाम देने वाले वो बच्चे अटेंड कर सकते हैं, प्लस जिन्होंने डिसीजन लिया अगले जैन में एग्जाम देने के लिए, अगले जैन में एग्जाम देने के लिए, जो लोग सितंबर में एग्जाम दे रहे हैं उनको भी एटलीस्ट 2 RTP तो करना ही चाहिए. तो 1 RTP मेरे साथ हो जाएगा ये सितंबर का, जस्ट अगले लेक्चर में कंप्लीट, और ये 1 RTP और कर लो. आई डोंट टेल देम कि सब कुछ करो, बट एटलीस्ट 2 RTP की प्रैक्टिस तो करके जाओ. तो 1 सितंबर वाली तो ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीशन पे हैं. जो लोग अभी सितंबर में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, जो जैन में दे रहे हैं असाइनमेंट उनके लिए तो सारे असाइनमेंट कंपलसरी होंगे. और जो लोग सितंबर में दे रहे हैं, ये जून वाली जो RTP मैंने बोली है, ये 2 सेशन में 2 दिन में हो जाएगी. आज 4 लेक्चर, कल 2 लेक्चर. और जब भी तुम देखते हो तो स्पीड ऑप्शंस होता है, स्पीड भी बढ़ा सकते हो. चलो, दिस इज डन. कमिंग बैक, टू अवर क्वेश्चन. हम लोग कंप्लीट नहीं किए थे, बीच में ही हम लोग दूसरे डिस्कशन पे चले गए. अभी भी एक एंट्री बाकी है. एक ट्रांजैक्शन नहीं, एक नहीं, 2 बाकी है अभी. जरा अगले पेज पे जर्नल बना लो, मेरा पेज कंप्लीट हो गया. दीज आर द एग्जाम्स जहां पे बहुत सारा प्रिपरेशन करके एक बार एग्जाम देनी होती है, कम प्रिपरेशन करके बार बार एग्जाम्स देनी नहीं होती है. ये मेरे वर्ड्स तुम याद रखोगे. धीरे धीरे करके जब तुम्हारे पे अप्लाई होने चालू होंगे तो तुमको सब याद आएगा. परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम संदीप एट लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस का मतलब होता है बिफोर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट. ग्रॉस, लिस्ट, लेबल, कैटलॉग प्राइस का मतलब है प्राइस बिफोर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट. ही इज अलाउड एट डिस्काउंट ऑफ 10%. ट्रेड डिस्काउंट हमेशा माइनस करने का, वेदर इट इज कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन. सो 60,000 का 10% निकाल दिया तो ये हो गया 54,000 का ही गुड्स है. बिल तुम्हारा 54,000 का ही बनेगा. ट्रेड डिस्काउंट तो बिल पे भी मेंशन नहीं होता, ये वर्बल नेगोशिएशंस होते हैं. 1500 कैश डिस्काउंट वाज अलाउड फॉर क्विक पेमेंट. इसका मतलब है हमने गुड्स खरीदा और पेमेंट भी कर दिया, तो मैं बोलूंगा परचेज अकाउंट डेबिट 54,000 टू कैश बैंक एंड टू डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि क्विक पेमेंट हो चुका है. ट्रांजैक्शन नंबर 4. Purchases account debit 60,000 minus 10% trade discount. 54,000 to cash bank account and to discount received account. $1,500 का डिस्काउंट है तो 52,500 हो गया.
Being goods purchased. Being goods purchased for cash. किससे खरीदा है? संदीप से. From Sandeep. At 10% trade discount. At 10% trade discount and 1500 cash discount. नॉर्मली कैश डिस्काउंट का भी परसेंटेज दिया रहता है, जो हम लोग ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचता है उस पर अप्लाई करते हैं, बट इस बार अमाउंट दे दिया है. नाउ कम्स द लास्ट ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन नंबर 5. Purchase second-hand machinery from Jawahar Industries for 3 lakhs plus CGST, SGST 6% each, and paid 1 lakh rupees immediately by check and balance to be paid after 2 months. जब परचेज करते हैं ना तो इनपुट जीएसटी लगता है, सेल करते हैं तो आउटपुट जीएसटी आता है. सो लिखोगे मशीनरी खरीदा है 3 लाख रुपए का, जिसपे 6%, 6%, 12% जीएसटी लगेगा. मशीनरी अकाउंट डेबिट 3 lakhs, और इनवर्ड मूवमेंट पे जो जीएसटी हम रिकॉर्ड करते हैं दैट इज इनपुट. एक तो सीजीएसटी और एसजीएसटी है, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू बैंक. 1 लाख रुपया तो दिया आज, और बाकी जवाहर इंडस्ट्रीज को क्रेडिट कर दो. टू बैंक टू जवाहर इंडस्ट्रीज. टू जवाहर इंडस्ट्रीज अकाउंट. 6% each. सो 3 lakhs का 6% हो गया 18,000. ₹1 लाख इमीडिएट पेमेंट किया है. So 2,36,000 will be the balance. 2,36,000 will be the balance. Being machinery purchased, being machinery purchased, being machinery purchased on credit, part payment on credit, part payment in cash,
at 6% CGST and 6% SGST. ये लो हो गया। सेल करते तो आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होता है, और मैंने ऐप पे ना जीएसटी का ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स में क्या देना है वो अपलोड किया हुआ है, प्लीज वो छोटा सा सेशन है, देख लेना। चलो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 3 का ए हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी करते हैं। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। सी इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होता है। इनॉग्रेशन हम लोग करते ही एडवर्टीजमेंट करने के लिए, और एडवर्टीजमेंट हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, इंस्टॉलेशन ऑफ अ सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है, तो ये नया है, इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो इंस्टॉलेशन तो हमेशा एसेट के कॉस्ट में ऐड होएगा, कैपिटल है। प्रोवाइडिंग ड्रेनेज फॉर अ न्यू पीस ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन, अरे न्यू पीस ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन अगर नया है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नए पे जो भी खर्चा करोगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाता है, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक, एक्सटेंशन ऑफ एन एसेट, रेलवे ट्रैक हमारा एसेट है, खुद का प्राइवेट रेलवेज है फैक्ट्री में, उसका एक्सटेंशन है, तो वो भी कैपिटल। सो ओनली वन रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ऑल अदर्स आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इनॉग्रेशन, एक मिनट, इस तरीके से कर लो। Classify capital and revenue expenses. Classify capital and revenue expenses. क्लासिफिकेशन और यहां पे लिखोगे ट्रांजैक्शन। क्लासिफिकेशन एंड ट्रांजैक्शन। Number 1, inauguration expenses of new manufacturing unit. Inauguration expenses of a new manufacturing unit in an existing business. In an existing business. So inauguration expenses. इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट प्रमोशन, दिस इज ऑलवेज रेवेन्यू एक्सपेंसेस। This is revenue expenditure. There will be some disturbance in the background, some procession is going on. Revenue expenditure. We'll wait for some time.
Rather, till that time, without talking, without speaking, we will copy the transaction. खाली क्लासिफाई करने बोला है. सो पहला वाला रेवेन्यू तो बाकी सब कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने डिस्कस किया हुआ. इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज ऑलवेज कैपिटल एक्सपेंडिचर. और ड्रेनेज फॉर अ न्यू पीस ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट. सो नया पीस है उसका ड्रेनेज बना रहे तो इनिशियली तो जो भी खर्चा लगता है सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होते हैं. नया इक्विपमेंट है ये. एक बार इक्विपमेंट पुराना हो जाता है फिर मेंटेनेंस का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. रेडी टू यूज बनाने का जो खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर. और रेलवे ट्रैक्स का एक्सटेंशन का मतलब है एडिशन टू एसेट. एडिशन टू एसेट इज ऑलवेज कैपिटल एक्सपेंडिचर. ऑलवेज कैपिटल एक्सपेंडिचर. चलो सो क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया. क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 वी हैव कंप्लीटेड. लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया था. इसके पहले के सेशन में मैंने क्वेश्चन नंबर पार्ट ए पार्ट बी दोनों हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है बैंक रिकंसिलेशन. क्वेश्चन नंबर 6 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ये ट्रेडिंग अकाउंट बना के करवा दिया था. क्वेश्चन नंबर 7 डेप्रिसिएशन हो गया. 8 बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया. 9 फाइनल अकाउंट्स ऑल्सो डन. फाइनल अकाउंट्स के बाद में नंबर 10 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमने कर लिया. वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. फिर उसके बाद ये फ्रीज लिमिटेड, क्या ये कौन सा, हाँ एक सिंगल एंट्री का क्वेश्चन था. डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट, ये भी हो गया. अब एक क्वेश्चन 12 बाकी है पार्टनरशिप का.
जो पहला क्वेश्चन है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, और फिर 13 था डेथ ऑफ अ पार्टनर का। ये दो बाकी है 12 और 13। उसके बाद 14, 15 ये सब कंपनी अकाउंट्स है। 16, 17 तक कर दिया। अब ये 18 तक बाकी है जो कि थियरी क्वेश्चन है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। डेफिनेटली एक सेशन और जाएगा, खाली डेथ ऑफ पार्टनर के लिए नहीं, क्योंकि ये सब कंप्लीट करने के बाद अगर टाइम बचेगा तो आज रिटायरमेंट कर ही देंगे। सो वन मोर सेशन, इट विल टेक वन मोर सेशन टू कंप्लीट दिस कंप्लीट आरटीपी, बट प्रॉपरली हो जाएगी। और ये प्रैक्टिस कर लो, जो आरटीपी करवाइए साथ में, जिस दिन करवाते उसी दिन। वो तो मेरा एक नॉर्मल रूटीन का काम है जो मैंने बोला हुआ है, वो तो बाय डिफॉल्ट हर एक सीए स्टूडेंट को करना ही चाहिए। जो करवाया उसकी रिटर्न प्रैक्टिस वापस हो ही जानी चाहिए, तभी आगे का कंटेंट समझ में आएगा। एक ब्रेक ले लो, 15 मिनट्स का ब्रेक ले लो, एंड 15-20 मिनट्स वी विल स्टार्ट अगेन एट 9:05, 9:05 को शुरू करेंगे। अच्छा ब्रेक है। और उसके बाद पहले ये शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करेंगे, बिकॉज आज मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए पहला सेशन रखा है। पहले शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर प्रॉब्लम्स पे आएंगे। यस, यू कैन टेक अ ब्रेक, और उसके बाद में, ब्रेक के बाद में आगे ये शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करते हैं।